इंग्लिश ज़्यादा लोग ना समझ पाए, अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। हिंदी इज बेटर बट इंग्लिश इज गुड। कोई ऐसी बात नहीं, मुझे हिंदी में कोई मुश्किल नहीं है। अब जो पिछले समय में मेरा नाम नवकिरण सिंह है और मैं पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हूँ। पिछले 26 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल। उसमें हम सब जो वकील हमारे साथी हैं जो पंजाब हरियाणा से है और चंडीगढ़ से है, वो लोगों को फ्री लीगल एड देते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि इस एनजीओ ने ना कभी फंड लिया है और ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अपने जेब में से खर्च करते हैं और आसान भी है क्योंकि वकील हैं, केस साथ साथ में फ्री कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो हम अपने आप पेड कर लेते हैं। और पिछले कुछ समय से हमने देखा कि जो लोग डेथ पेनल्टी के विक्टिम्स हैं उनके बारे में काम करने की जरूरत है। तो हमने 2 केसेस ऐसे जो अडॉप्ट किए, एक हरियाणा में था धर्मपाल और एक पंजाब में था प्यारा सिंह और उसके 3 बेटों का केस था। तो मैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पुराना केस था और वही केस राइट था फॉर एग्जीक्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला उनके खिलाफ कर दिया था। तो आज से 5 साल पहले मैं उनको जेल में ले गया और मैंने देखा कि धर्मपाल जो है वो जिस सेल में अम्बाला जेल में बंद था, उस सेल में ना बिजली थी, ना पानी था, ना टॉयलेट फैसिलिटी थी। और जब मैंने सुप्रीम जेल से ये पूछा अभी बिजली पानी क्यों नहीं है, कहते जी बिजली इसलिए नहीं है कि कल को ये सुसाइड न कर ले, पंखे से लटक ना जाए। तो पानी की फैसिलिटी, वो कहते जी हम इसको एक घड़ा पानी का दे देते हैं सुबह और उससे ये इसको हमने वो पैन दिया हुआ है टॉयलेट करने के लिए, वो पैन यूज कर लेता है, उसी घड़े से अपने आप को धो लेता है और बाकी पानी पी लेता है। और जो उसका यूरिनल बनाया हुआ था, अपने द्वार में एक छेद किया हुआ था, बेस में से आप यूरिनल कर सकते हो। और जब मैं उसके सेल के बाहर खड़ा हुआ, वो आदमी धर्मपाल जमीन पे लेटा हुआ था गंदे से कपड़े पे। तो मैं कहता हूँ वो जगह कोई पब्लिक लेबोरेटरी से भी ज्यादा बुरी थी। और मैंने जो 10-15 मिनट लगाए, क्योंकि जो डेथ सेंटेंस के कैदी होते हैं उनको बाहर ला के मिलाते नहीं है, उनके सेल में आपको लेके जाते हैं। ये रवायत बनी हुई है पंजाब जेल में, जो पंजाब जेल में या दिल्ली में भी वही चलता है और पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी वही चलता है। तो वो आपको सेल में लेके जाके मिलाते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या माहौल है, क्या बात है। और उसको वो सुबह आधा घंटा निकालते थे और शाम को आधा घंटा निकालते थे, बाकी वो सब बंद रहता था। और उसकी जो बैरक थी वो ऐसे थी कि सामने तो बैरक भी थी, ना किसी से वो बात कर सकता था और ना ही उसको मिलता था। तो मैंने जब जेलर से पूछा, वो कहते ये तो सॉल्टरी कन्फाइनमेंट तो है नहीं, आधा घंटा हम इसको सुबह निकालते हैं, आधा घंटा शाम को निकालते हैं। मैंने कहा देखने के लिए भी कुछ नहीं है, बात करने के लिए भी कुछ नहीं है, और बिजली पानी आपने काटी हुई और कुछ दिया नहीं होगा, तो ये तो बहुत जो गलत बात है। और ऐसे ही फिर मैं अमृतसर जेल में गया पंजाब की, वहां उनको प्यारा सिंह और उसके 3 बेटों को मिला, उसको भी ऐसे बंद किया हुआ था। और पता ये चला कि उनको तो पहले 4-5 साल उनके सेल में से बाहर निकाला ही नहीं। एक हाईकोर्ट के जज साहबान जब वहां विजिट करने गए तो गलती से वो सेल में चले गए। वैसे नॉर्मली तो जज साहबान जो है हाईकोर्ट के, वो एडवांस इंफॉर्मेशन देके जाते हैं। और अगर आप देखोगे कभी जज की विजिट जब होती है तो वो सारी जगह को लाल पुताई होती है और सफेदी की लाइनें खींची जाती है, जज साहबान आ रहे हैं मिलने के लिए। और वो करते कुछ भी नहीं है, अपने 2-3 कैदियों को जो सिलेक्टेड कैदी होते हैं उनको बुलाया जाता है, सुप्रीम जेल बुलाता है और वो आके कहते हैं कि बहुत अच्छा निजाम है, बहुत खाना बहुत अच्छा होता है। और उस दिन खाना बनता भी बढ़िया। सो वो गलती से जज साहब उनके पास चले गए अंदर और उन्होंने पता किया कि आपके क्या हाल चाल है। वो कहते हाल चाल क्या है, पिछले 5 साल से हम एक सेल में बंद है
और बाप बेटे ने आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी 5 साल से, और ना वो कभी बाहर निकाले थे। तो उन्होंने कहा भी इनको अब सुबह शाम बाहर निकाला करो, जिससे बीके वाली इंस्पेक्शन पे गए थे जो चीफ जस्टिस से रिटायर हो गया। तो उसके बाद फिर वही हालात थी कि सुबह आधा घंटा निकाला, शाम को आधा घंटा निकाला। तो मुझे ये सारा, जब मैंने उनसे जाके बातचीत की, उनमें बैठा, और जो सबसे उनका बड़ा था वो प्यारा से, ही वॉज ऑलरेडी अराउंड 80 years old, और उसका बुरा हाल है, अभी जेल में ऐसे। तो हमने फिर दोनों की मर्सी पिटीशन जो है वो तो ऑलरेडी उन्होंने फाइल की हुई थी, पर हमने अपने एंगल से इनकी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट को दी दोबारा से, और उसकी कंपेन शुरू की इंटरनेशनली। और हमने दोनों के परिवारों को चंडीगढ़ बुलाया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और उसको डिसेमिनेट किया इन्फॉर्मेशन को भी क्या हालातों में ये लोग रह रहे हैं। और उसका ये असर हुआ कि अल्टीमेटली प्यार सिंह और उसके 3 बेटों को तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने माफी दे दी, उनकी मौत की सजा को लाइफ प्रिजनर में कन्वर्ट कर दिया और कहा कि ये आजीवन कारावास है, टिल डेथ दे विल रिमेन बिहाइंड द बार्स। So anyway, they are now behind the bar, but their life is safe. और जहाँ तक धर्मपाल का मामला था, धर्मपाल के बारे में कुछ हमने कंपेन चलाई, उसके भी परिवार वाले बुलाए थे, लेकिन हम उसको कोई राहत नहीं दिला सके। अब बात आ गई कि धर्मपाल के केस को अभी हफ्ता 10 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया बस इम्पीचमेंट को, और सारे अखबारों में ये नशर हुआ कि जी ये धर्मपाल तो बहुत खतरनाक आदमी है, इसने पहले एक औरत का रेप किया, उस रेप में इसको कन्विक्शन हो गई। उस कन्विक्शन के बाद जब हाईकोर्ट में इसकी अपील गई और ये बेल पे था, तो इसने जाके उस औरत के 5 परिवार, उसके घर के 5 परिवारों को मार दिया। तो ये तो जितनी जल्दी फांसी चढ़ा दो उतना अच्छा है। और हालांकि उसका मैंने केस किया था, उसको सॉल्टी कन्फाइनमेंट में तब सबसे बाहर निकाल चुका था, लेकिन मुझे भी केस के फैक्ट्स नहीं पता थे, क्योंकि मैं फैक्चुअल पोजीशन में मैंने कभी सोचा नहीं फैक्चुअली मैं उसकी को मदद कर सकता हूँ। तो अब जो बात सामने आई है और हमने उसकी डेट फिक्स हो गई कि उसको सजा मौत देनी है, हमने फटाफट कॉलेज साहब से अपनी बातचीत की। इन्होंने कहा कि साफ केस मैं फाइल कर रहा हूँ, आप धर्मपाल का केस हाईकोर्ट में फाइल करो। तो मैंने भी स्पेशल सैटरडे के दिन स्पेशल बेंच बैठा, जैसे कॉलेज साहब ने उस दिन स्पेशल बेंच बिठवाया रात को 10:30 बजे। मेरा भी उस दिन दोनों जज अपने घर से उठ के आए, शनिवार को उन्होंने अदालत लगाई और उसके एग्जीक्यूशन को हमने स्टे करा दिया। ये अभी ऑर्डर जो है 4-5 दिन पहले की बात है। उसके बाद हमारे नॉलेज में ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब हुआ था तो इस बात पे निर्धारित था कि ये एक रेपिस्ट है, और रेप करने के बाद इसकी कन्विक्शन होगी, कन्विक्शन के बाद ये अपील में पेंडिंग अपील बेल पे गया और उस औरत के 5 घर के आदमियों को मारा है। लेकिन उसका परिवार मुझे आगे बताता है कि जो रेप केस था उसमें ये बरी हो गया था। बड़ी हैरानी वाली बात है, सारा हिंदुस्तान आपके खिलाफ तो बेल कर रहा है कि आप रेपिस्ट हो, और ये बात आप बता रहे हो। हम तो गरीब आदमी है, फैसला आ गया और धर्मपाल जो है मेंटली अनस्टेबल हुआ है, तो ये जजमेंट हमारे घर भी पड़ी थी। अब आपने स्टे करवाई तो हमने कहा आपको दिखा दे जजमेंट। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ये लिखता है दोनों भाइयों का केस चला। सुप्रीम कोर्ट कहता है कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, however we find that the High Court has not considered the individual role played by each of the appellants. So far as accused Dharmapal is concerned, it is he who had given the threat on previous occasion that if anybody gives evidence in the rape case, the whole family will be wiped off. It is he who have, after being convicted in the said rape case, preferred an appeal and obtained a bail from the High Court, and has totally misutilized their privilege of bail by killing 5 persons who were all members of the family of Poonam, whose deposition was responsible for his conviction in the rape case. It is he who has assaulted each of the 5 deceased persons by means of kulhari, and the nature of injury as founded by the doctor would indicate
that the act is an act of depraved mind and is of most brutal and heinous in nature. It is he who had consecrated the plan to put into action his earlier threat, but he has taken the help of his brother Nirmal Singh. In the facts and circumstances narrated in the act of accused, Dharapal has given brutal and merciless blows to 5 deceased persons. Cannot be held to be a rarest of rare case. Can be held rarest of rare case, but for awarding extreme penalty of death sentence. We therefore affirm the conviction and sentence of appellate Dharapal and dismiss his appeal and direct that he should be hanged till death. और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 99 में आया और उसके 4 साल बाद हाई कोर्ट उसको रेप केस में बरी कर देता है और बड़ी शानदार जजमेंट है। शानदार इसलिए है कि जिस औरत का रेप होता है वो आपकी अदालत में उसने कहा नहीं कि मेरे इसने कोई रेप नहीं किया और कोई ऐसी बात नहीं है। और मेडिकल एविडेंस जो जज साहब ने कोट किया है इस केस में वो क्या बताता है? नो इंजरी मार्क सीन ऑन फेस, ब्रेस्ट, बैक, abdomen, thigh or vulva. Hymen seems to be intact. No bleeding of injury in vagina. Now the case is of rape and the hymen seems to be intact. So this shows that there is no conclusive evidence to show that she ever had intercourse. अब आदमी को तो आपने रेप में सजा दे दी और मैंने उसके परिवार को पूछा, धर्मपाल के फादर को और चाचा के लड़के को, मैंने कहा ये बात क्या हुई? कहते बात ये हुई कि जो इस लड़की का पिता था वो हमारे रिश्तेदारी में चाचा लगता है और उसने हमारी जमीन हथिया ली। जब आपने उसके खिलाफ लड़ाई की तो उसने अपने बेटी को आगे करके झूठा केस मेरे बेटे पे लगवा दिया धर्मपाल पे और इस कारण धर्मपाल की जब कन्विक्शन होगी झूठे केस में तो आगे उसने उस परिवार के 5 लोगों को मार दिया। सो देखिए हमारा जो सिस्टम है कि अगर आप किसी को झूठे केस में फंसा देते हो और उस केस के कारण सुप्रीम कोर्ट आपको डेथ सेंटेंस दे देती है, उसके बाद जब डेथ सेंटेंस दे दी लेकिन अगर 4 साल बाद उस इंसान को रेप केस में बरी कर दिया जाता है तो क्या यह जरूरी नहीं था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जब मर्सी पिटीशन भेजी गई, सेंट्रल सरकार मर्सी पिटीशन भेजती है प्रेसिडेंट ऑफिस को, तो ये वो इन्फॉर्म नहीं करती कि जी उस रेप केस में तो वो बरी हो गया था। अब प्रेसिडेंट ऑफ